गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो हमारी जॉब एप्लीकेशन लेटर राइटिंग में जो एप्लीकेशन थी उसके बारे में हमने उसका कवर लेटर था और उसका जो बायोडाटा है जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे सिलेबस के अंदर जो बुक हमारी जो बुक चलती है रेनबो, और रेनबो बुक के सेकंड लेसन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन भी हम करवाएंगे, लेकिन फर्स्ट लेसन एक बार आपके लिए समझने के लिए थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि 21 सितंबर से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, तो उसमें हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट करवाएंगे। जो इजी लेसन है वो हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लेते हैं ताकि हमको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर जो सेकंड है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, जो जिसका नाम क्या है ए रूम 10/8। जो हमारा लेसन सेकंड नंबर का जो लेसन है रेनबो की बुक का, उसका नाम क्या है ए रूम 10/8। इस लेसन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि सबसे पहले अपन निकालते हैं अबाउट द लेसन। क्लियर? अबाउट द लेसन में देखते हैं कि जो इसका राइटर है वो कौन है, के.एस. दुग्गल। इसका राइटर कौन है, के.एस. दुग्गल। तो इसमें अबाउट द लेसन में सबसे पहले देखते हैं के.एस. दुग्गल इज renowned Indian writer who writes in English and Punjabi with equal ease. के.एस. दुग्गल इज रिनोड, के.एस. दुग्गल को जाना जाता है एक इंडियन राइटर यानी एक भारतीय लेखक, जो किसके बारे में उनको जाना जाता है कि हु राइट्स इंग्लिश एंड पंजाबी विथ इक्वल ईज, जो इंग्लिश और पंजाबी में दोनों भाषाओं में समान सरलता से क्या करते हैं, लिखते हैं। ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलोफिक। और उनकी जो प्रतिभा की जो अपन बात करें तो उनकी जो प्रतिभा है वो कैसी प्रतिभा है, वर्सेटाइल, यानी उनकी जो बहुमुखी जो प्रतिभा है, चहुमुखी जो उसकी प्रतिभा है, एंड प्रोलोफिक, और वो एक बहुत ही सृजनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले इंसान है। उसके बाद में अपन देखते हैं एज एन ऑथर, एक लेखक के रूप में, एक राइटर के रूप में, हिज आउटपुट इज इमेंस, और उनका जो आउटपुट यानी जो उनका योगदान जो है वो बहुत ही इमेंस यानी बहुत ही बड़ा योगदान है, विशाल योगदान है, एंड वैल्यूएबल यानी बहुत ही मूल्यवान है। ही हैज़ पेंड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, और उन्होंने 500 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियाँ लिखी। 10 नॉवेल्स, 10 उन्होंने क्या लिखे थे, उपन्यास। 50 शॉर्ट प्लेज, और 50 उन्होंने लघु नाटक जो लिखे थे। 7 प्लेज बिसाइड्स सेवरल वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स। 7 प्लेज उन्होंने 7 नाटक, 500 शॉर्ट स्टोरीज, 10 नॉवेल्स का मतलब जो उपन्यास, और शॉर्ट प्लेज कितने लिखे थे, 50 यानी 50 लघु नाटक लिखे थे। उसके बाद में अपन देखते हैं इन एडिशन के अंदर अपन देखते हैं कि बिसाइड सेवरल वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनके अलावा उन्होंने कई प्रकार के सेवरल यानी कई प्रकार की लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्यिक समालोचना वाले जो भी समालोचना के भी कई कार्य किए। 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, और उन्होंने 2 पद्य के 2 खंड भी लिखे थे। एंड इज ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने अपनी स्वयं की ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जीवन लेखनी आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। ही इज ए रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस, ही इज ए रेसिपिएंट यानी वो एक प्राप्तक है किस चीज़ के, सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, उनको कई प्रकार के प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित सम्मानित अवार्ड्स यानी कई अवार्ड के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया। एंड हैज़ आल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण, और उनको भारत का जो हमारा राष्ट्रीय जो पुरस्कार है पद्म भूषण, राष्ट्रीय सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न की बात करते हैं, उससे जो सेकंड नंबर पे आता है वो पद्म भूषण, उनसे उनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। अब अपन बात करते हैं अबाउट द लेसन में कि ये लेसन किसके बारे में है। तो द लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप, कि जो हमारा ये जो लेसन है वो किसके ऊपर है, जनरेशन गैप के ऊपर। यानी जनरेशन गैप का मतलब पीढ़ी अंतराल, किस प्रकार से आज से 50 साल 100 साल, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी से पहले किस प्रकार की जनरेशन थी, किस प्रकार से आज उस जनरेशन में मॉडर्न एरा के कारण से किस प्रकार से कितना परिवर्तन हुआ है। इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक, और जो जनरेशन गैप है, पीढ़ी का जो अंतराल है, जो हमारे सामाजिक फैब्रिक का मतलब जो हमारा सामाजिक
रहन सहन है, जो हमारा परिवेश है, के लिए गंभीर से उनके लिए क्या बन चुकी है, ये सीरियस थ्रेट यानी एक गंभीर समस्या, एक चुनौती बन चुकी है जनरेशन जो गैप है टू आवर सोशल फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या होता है, हमारे सामाजिक परिवेश के लिए ये जो हमारा जनरेशन गैप है, पीढ़ी अंतराल है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लेसेंसी, और जो ये हमारी जो कहानी है ए रूम 10/8, द स्टोरी हाईलाइट्स, ये इस चीज़ को प्रकाशित करती है, इस बिंदु पे प्रकाश डालती है कि हाउ यानी किस प्रकार से कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब आत्मसंतोष, अपने आप में आत्मसंतोष की भावना, पजेसिवनेस, पजेसिवनेस का मतलब अपने अधिकार किसी वस्तु पे सेल्फिश तरीके से, स्वार्थी वे में हम लोग चल करके किस प्रकार से जो जनरेशन है वो क्या करती जा रही है, अधिकार के लिए किसी चीज़ को अपनी समझ करके, और लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या चुनौती क्या आ रही है जनरेशन गैप में, कि जो नई जो जनरेशन, जो न्यू जनरेशन अब जो आ रही है, उसमें जनरेशन में, उस जनरेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी उनकी जो समझ की जो अभाव है, उनमें समझदारी का जो अभाव है, एंड म्यूचुअल लव, और जो पारस्परिक जो प्रेम है, वो भी हमको देखने को बहुत कम मिलता है, कि एक दूसरे से भाई भाई से लड़ता है, भाई और भाई से नहीं बनती है, लोग अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ते हैं इस प्रकार से। एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप, और इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल लव एंड केयर, एक दूसरे की देखभाल करना, ये सब कुछ वाइडन दिस गैप, इस जनरेशन गैप के कारण से इनके बीच में काफ़ी दूरियां आ चुकी है। कहने का मतलब किसी प्रकार का म्यूचुअल लव बचा ही नहीं है किसी के बीच में, कोई किसी की केयर नहीं करता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहता है, पजेसिवनेस की लोगों में भावना रहती है, कॉम्प्लेसेंस यानी अपने आप में आत्मसंतुष्टि की लोग भावना रखते हैं। इस प्रकार से ये जो लेक ऑफ जनरेशन है, जो लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, इसके वजह से ये सब कुछ हो रहे हैं। और इसको क्या बताया गया है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है, इन सब में ये सब कुछ देखने को हमको मिलता है। द राइटर वॉइसेज इज ग्रेव कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग one's own parents and grandparents by the modern fashionable society. द राइटर वॉइसेज, यानी हमारे जो लेखक है के.एस. दुग्गल साहब है, उनकी जो आवाज़, कहने का मतलब उनका जो मुद्दा है, उनकी जो बात जो कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो आधुनिक, जो मॉडर्न यानी जो आधुनिक फैशनेबल जो युग चल रहा है, ये इसके अंदर समाज द्वारा माता पिता के लिए हमारा जो ये सोसाइटी इस प्रकार की बन गई है कि जो अपनी माता पिता, दादा दादी के साथ वो क्या करते हैं, इल ट्रीट का मतलब वो क्या करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं। और इसकी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसके प्रति जो लेखक जो हमारे हैं के.एस. दुग्गल, राइटर वॉइसेस ग्रेव कंसर्न का मतलब वो गंभीर तरीके से इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं कि आज की जो जनरेशन है, मॉडर्न फैशनेबल जो सोसाइटी बन गई है, वो सोसाइटी डे बाय डे परिवर्तित होती जा रही है। लोगों के बीच में पारस्परिक जो प्रेम है वो ख़त्म होता जा रहा है, लोगों के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इस प्रकार से लोग अपने माता पिता, अपने दादा दादी का किसी भी प्रकार से कोई सम्मान नहीं करते हैं, वो अपमानजनक उनके साथ में व्यवहार करते हैं। इसके ऊपर कवि अपनी चिंता व्यक्त करते हैं यहाँ पे इस हमारी स्टोरी के माध्यम से। इट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन ए हिस्टेरिकल वेन, और ये जो कहानी है वो कैसी कहानी है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। वेन का मतलब शैली, हिस्टेरिकल यानी व्यंग्यात्मक शैली में ये स्टोरी हमारी लिखी गई है, थॉट प्रोवोकिंग। और इस कहानी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि हमारे विचार क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं, कि हमको ऐसी किसी समाज में ऐसी किसी प्रकार की हम घटना जहाँ पे भी हम सुनते हैं तो हमको ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से उसके बाद में अपन देखते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं हमारी कहानी के ऊपर। उससे पहले अपन देखते हैं ग्लोसरी। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लेसन के अंदर हमारे को जो देखने को जो चीज़ होती है वो ग्लोसरी होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ग्लोसरी हमको कम्प्लीटली याद भी करनी है, और अभी बता दूं होम असाइनमेंट के रूप में आपको ग्लोसरी को नोट भी करना है। सबसे पहला जो आपके सामने जो वर्ड रखा है नाउन के रूप में, वो दिया आपको ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रारूप होता है, कोई नक्शा होता है, जैसे एन आउटलाइन प्लान और एन इनिशियल वर्जन ऑफ ए लेटर, यानी किसी प्रकार का कोई लेटर हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई स्पीच हो सकती है, कोई भी चीज़ का हम प्रारूप जो तैयार करते हैं, जो नक्शा जो तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। उसके बाद में वर्ब के रूप में दिया है रजिस्टर।
रजिस्टर का मतलब होता है टू एक्सप्रेस और शो फीलिंग्स अबाउट समथिंग, मेक एन इम्प्रेशन ऑन ए पर्सनल माइंड, कि हम इस प्रकार से अपने फीलिंग्स को किसी के सामने इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं कि ताकि हमारा उस सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर, उसके पर्सन के माइंड के ऊपर कुछ प्रभाव डाले। तो रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, प्रभाव डालना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो दिया आपका इंगेज। इंगेज का मतलब क्या होता है, हायर समवन और हिज सर्विसेज, किसी व्यक्ति की सर्विस को लेना या उसको हायर करना, किराए पे लेना। कहने का मतलब किसी को कोई किसी प्रकार का काम करवाना, उसको कार्य देना, किसी कार्य में लगा रहना, इंगेज। नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब दिया है सिचुएटेड नियर और नेक्स्ट टू ईच अदर, कि जैसे एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, यानी एक रूम के पास में जो दूसरा वाला जो रूम एडजेसेंट होता है, वो टच होता है, स्थित होता है, उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बगल। इन्फीम। इन्फीम का मतलब दिया है फिजिकली वीक थ्रू ओल्ड एज, कि वृद्धावस्था में आने के कारण से शारीरिक रूप से एक व्यक्ति का क्या होना, कमजोर होना, उस विशेषता को क्या कहा गया है, इन्फीम। इन्फीम का मतलब होता है कमजोर होना शारीरिक रूप से, और कौन सी अवस्था में, वृद्धावस्था की बात की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है कोमोडियस। कोमोडियस का मतलब होता है स्पेसियस। कोमोडियस का मतलब होता है स्पेसियस और रूमी, वेरी लार्ज। कोमोडियस का मतलब काफ़ी बड़ा, विशाल, जो काफ़ी बड़ा जो रूम होता है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कोमोडियस। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है टू क्वाइटन डाउन। क्वाइटन डाउन का मतलब दिया आपका वो टू काम डाउन और बिकम लेस नोइजी, किसी चीज़ को शांत करना, कम से कम शोरगुल करना, उसको बोलते हैं क्वाइटन डाउन। नेक्स्ट वर्ड दिया आपके लिए कल्टिवेट। कौन सा वर्ड दिया है, कल्टिवेट। बिहेव पोलाइटली एंड डिसेंटली। कल्टिवेट का मतलब होता है किसी की व्यक्ति के साथ में हम जो बिहेव करते हैं वो कैसा होना चाहिए, पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ में, एंड डिसेंटली यानी एक जो हमारा लहजा होता है, बोलने का जो अंदाज़ा होता है वो हमारा सही होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उसको बोलते हैं कल्टिवेट, विनम्र तरीके से व्यवहार करना। नेक्स्ट जो आपका वर्ड दिया है रिक्विसेंट। रिक्विसेंट का मतलब दिया है डिमांडेड द यूज ऑफ, यानी किसी भी प्रकार का, कोई भी गवर्नमेंट जैसे हमारी कोई भी संपत्ति को जब्त करती है, अधिग्रहित करती है, तो उसको बोलते हैं रिक्विसेंट। नेक्स्ट वर्ड जो आपका दिया है इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का दिया है कंटिन्यूली, या जिसको हम बोल सकते हैं सीजलेसली, किसी प्रकार की कोई बिना बाधा के, बिना कोई होल्डिंग के लगातार जारी रखना। नेक्स्ट वर्ड दिया आपका ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब होता है थोरूली वेट, यानी पूरी तरह से भीगा हुआ, गीला। नेक्स्ट वर्ड दिया है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, एक प्रकार की जो हमारी संतुष्टि होती है उसको बोलते हैं कंटेनमेंट। नेक्स्ट वर्ड दिया आपके लिए जेबरिंग। जेबरिंग का मतलब होता है टॉक एंथुजिएटिकली एंड क्विकली, किसी से बात करते हैं साहसी पूर्वक तरीके से और क्विकली यानी जल्दी से। और जेबरिंग का वैसे होता है बकबकना, यानी बकबकाना, बार बार बिना वजह किसी बात के, बिन वजह जोर करते हुए सास के साथ में किसी बात को ठहराना, बोलना। नेक्स्ट वर्ड आपका अकम्पलिश्ड। अकम्पलिश्ड में अपन देखते हैं जिसका वर्ब के रूप में दिया है अचीव्ड। अकम्पलिश्ड का वर्ब के रूप में मीन दिया है अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। और उसके बाद में अपन देखते हैं यह अकम्पलिश्ड आपका एक एडजेक्टिव के भी रूप में भी प्रयोग होता है, जिसका वो अर्थ दिया है क्लेवर और स्किल्ड, किसी चीज़ में चालाक या चतुर, जिसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया आपका बॉल रूम डांसिंग, जो एक नाउन के रूप में है, डांसिंग इन ए वेरी बिग हॉल इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब युगल रूप में, जोड़ों के अंदर डांस करना किसी रूम के अंदर, जो आजकल ट्रेंड में चलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं होल। होल का मतलब दिया है टू कैरी समथिंग हैवी फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर विथ ग्रेट इफर्ट, बहुत ही परिश्रम के साथ में, मेहनत के साथ में, प्रयास के साथ में कोई भारी वस्तु को हम एक स्पॉट यानी वन स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे लेकर के जाते हैं घसीटते हुए, उसको बोलते हैं होल। नेक्स्ट अब जो हमारा वर्ड है फीलिंग ए रेंज इन हार्ट। रेंज, फीलिंग एक्सेसिवली सैड, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में दुखी होना, उसको क्या बोला गया है, फीलिंग ए रेंज इन हार्ट। रेंज यानी एक सिकुड़न सी होती है किसके अंदर, हार्ट यानी हमारे हृदय में। नेक्स्ट वर्ड दिया एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है ए नेचुरल का क्रेविंग फॉर फूड, यानी एक भूख होती है, नेचुरल तरीके से हमको जो भूख लगती है उसको बोला जाएगा एपेटाइट। अगला नेक्स्ट वर्ड दिया है ड्रोजी। ड्रोजी एक एडजेक्टिव का फॉर्म होता है और उसका अर्थ होता है नींद,
स्लीपी यानी नींद की तरह, यानी जिस प्रकार से नींद महसूस करना कि नींद आएगी, इस प्रकार से। इको का मतलब होता है रीसाउंड, यानी जो गूंज होती है किसी चीज़ की। इको का मतलब होता है रीसाउंड, यानी किसी प्रकार का कोई वस्तु से कोई वस्तु टकरा करके, या जैसे खाली कमरे में हम बोलते हैं जो हमारी गूंज होती है उसको क्या बोलते हैं, इको। क्लियर है? इस प्रकार से हमने जो हमारी ग्लोसरी है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं लेसन के ऊपर, चलते हैं कि लेसन को पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। कहानी के बारे में हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि एक जो कहानी है वो किसके ऊपर है, जनरेशन गैप को लेकर के है, और किस प्रकार से जनरेशन गैप हमारे बीच में आ गया। दिस रूम माइट बी 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draught plane lying on the table before them. कि जो ये जो रूम है इसमें जो कहानी है इसके अंदर है, एक तो मलिक नाम का जो मलिक महोदय जी है, उनकी जो पत्नी है मिसेज मलिक, उनकी पत्नी कौन है, श्रीमती जो मलिक है, वो क्या करती है, स्क्वायर का मतलब एक चौखाना सा बना हुआ था, किसके अंदर, पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट का मतलब अभी मैंने बताया कि किसी प्रकार का कोई नक्शा या प्रारूप, उसके अंदर एक स्क्वायर यानी एक चौकोर सा डब्बा बना हुआ था, लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, उनके सामने टेबल के ऊपर जो नक्शा या प्रारूप जो रखा हुआ था उसकी तरफ मिसेज मलिक यानी श्रीमती मलिक इशारा करते हुए क्या कहती है कि इसके अंदर जो चौखाना बना हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि इट वाज द थर्ड टाइम, और इशारा करते हुए कुछ बोलती है, इट वाज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड हिज सजेशन, और उस चौखाने को लेकर के उसने 3 बार अपने सजेशन यानी अपना सुझाव दिया है, और 3 बार यानी ये तीसरी बार जब वो बोली उसके बारे में बताया जा रहा है। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट इंगेज टू डिजाइन द हाउस, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये जो सुझाव वो दे रही है कि ना तो उसके हस्बैंड यानी उसके पति के ऊपर किसी प्रकार रजिस्टर का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, ना तो वो जिस प्रकार से तीसरी बार बोल गई इसका मतलब उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार से उसके जो बोलने के अंदाज पे किसी ने किसी प्रकार का, ना तो उसके पति ने, ना आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, जो मकान का जो शिल्पी था, जो मकान का नक्शा बना करके जो लेकर के आया था, जो मकान बनाने को जो जा रहा था, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का डिज़ाइन को लेकर के कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई किसी प्रकार का रजिस्टर नहीं देखने को मिलता है। द मिलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओवन इन दिल्ली, और मलिक्स जो परिवार है, जो जिसके अंदर मलिक जो महोदय है, उनकी जो पत्नी है, वो दोनों लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि वो अपना घर, खुद का एक घर बनाए, कहाँ पे, दिल्ली में। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, और उन्होंने एक बहुत ही फैशनेबल यानी एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी के अंदर एक भूखंड यानी एक जिसका प्लॉट जिसको अपन बोलते हैं वो खरीदा हुआ था उनका पहले। समटाइम्स अगो ऑफ द टाउन, समटाइम्स अगो, कुछ समय पहले, यानी मकान बनाने का प्लानिंग तो बाद में कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक प्लॉट खरीद करके दिल्ली के अंदर किसी कस्बे में एक फैशनेबल कॉलोनी के अंदर, एक सुंदर कॉलोनी के अंदर उन्होंने एक भूखंड खरीद रखा था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, पहले उनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी, मिसेज मलिक की, मिस्टर मलिक की दिल्ली में थी, लेकिन अब जो वापस एक बार ट्रांसफ़र होने के बाद में वापस उनकी पोस्टिंग कहाँ पे आ गई है, दिल्ली में आ गई है, तो इसलिए वो वापस क्या करना चाहते हैं, अपना स्वयं का घर बनाना चाहते हैं। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, इसलिए उन्होंने दोबारा पोस्टिंग आने के कारण से उन्होंने सोचा कि हमको अपना स्वयं का घर बनाना चाहिए। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द हाउस, कि अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह से मिसेज मलिक यानी श्रीमती मलिक ने सोच रखा था पूरी तरह से कि जैसे मेरा घर कंप्लीट होगा, सी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि वो हमेशा के लिए कहाँ पे रहेगी, दिल्ली में रहेगी। इवन इफ यदि हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, अगर उसके पति का, मिस्टर मलिक का कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो जाए, कोई भी स्टेशन यानी कहीं पे भी उनका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन वो कहीं पे कहाँ पे रहेगी, अपने घर में रहेगी, ऐसा मकान बनने से पहले उसने योजना बना ली थी, डिसाइड कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, और सिक का मतलब यहाँ पे होता है तंग आना, यहाँ पे बीमार से नहीं लिया जा रहा है, कि वो बहुत परेशान हो चुकी थी, तंग हो चुकी थी उनकी पोस्टिंग को लेकर के। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग थी, उनके पति मिस्टर मलिक की, मलिक महोदय जी की पोस्टिंग क्या थी, हर साल के लिए एक ना एक नई जगह चली जाती थी। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप,
अब उनके बच्चे भी क्या हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। और ये हम जानते भी हैं कि बच्चों को बड़ा होने के बाद में या छोटे बच्चे को बार बार अपन स्कूल जैसे चेंज करवाते हैं तो उसके ऊपर उनके लिए ये ठीक नहीं रहता, उचित नहीं रहता है। मिसेज मलिक सेड इफ़ ही मस्ट, मिसेज मलिक क्या कहती है, श्रीमती मलिक क्या कहती है, इफ़ ही मस्ट, अगर उसके पति के लिए कहती है कि मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, अगर ऐसा कुछ ट्रांसफ़र हुआ तो उसके पति अकेले जा सकते हैं, मैं उनके साथ में नहीं जाने वाली, मैं कहाँ पे रहूँगी, अपनी दिल्ली के मकान में रहूँगी। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और वो क्या सोचती है दिमाग में कि वो हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ में कहाँ पे सेटल हो जाएगी, दिल्ली के अंदर सेटल हो जाएगी। उसके बाद में अपन देखते हैं शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और वो ये भी दिमाग में अपने दिमाग में निश्चित कर लेती है कि उसकी कंपनी यानी उसकी साथ में रहने के लिए, संगति के लिए उसकी मदर इन लॉ यानी सासू माँ उसके साथ में रह सकती है। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, लेकिन ये सब कहने के बाद में मिस्टर मलिक किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते कि उनको स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को मंजूर है। दिस रूम माइट बी 10/8 मिसेज मलिक रिपीटेड, मिसेज मलिक बार बार उसी बात को रिपीट कर रही थी कि ये रूम की जो साइज़ है वो कितनी हो सकती है, 10/8 का ये रूम हो सकता है। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, और पास वाले ही कमरे के अंदर उसके पति क्या कर रहे थे, किसी फ़ोन कॉल को अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, लेकिन श्रीमती मलिक महोदया जी को जो आर्किटेक्ट यानी जो शिल्पी था मकान का, जिसने नक्शा बनाया था, प्रारूप जो जिसने तैयार किया था, उसने बोला कि ये मैडम किसी प्रकार के कोई रूम का नहीं है, ये किसका है, बट दिस इज ए स्टोर, ये तो एक स्टोर रूम है, ये 10/8 का कोई रूम नहीं है। यस बट आई थॉट, लेकिन वो कहती है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम्स एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड ए स्टोर रूम, कि हाँ एक बार के लिए ये जो 10/8 का जो स्टोर रूम है मेरी मदर इन लॉ यानी सासू माँ के लिए काम में आ सकता है, बाद में हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, स्टोर रूम में चेंज कर लेंगे। द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मिसेज मलिक की बातों से आर्किटेक्ट क्या नहीं हुआ, समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहती है। ही लुक पजल्ड बाई मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, और मिसेज मलिक के द्वारा जो किया गया जो ऑब्जर्वेशन था कि ये रूम 10/8 का है, ये इस प्रकार से काम में आ सकता है, इस ऑब्जर्वेशन को समझ नहीं पाया, इसको असमंजस की स्थिति में पड़ गया। तो मिसेज मलिक उसको एक्सप्लेन करके बताती है कि मेरा कहने का मतलब माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम, कि ये जो 10/8 का स्टोर रूम है मेरी मदर इन लॉ इसको रूम के रूप में काम में ले सकती है, वो इस रूम में रह सकती है। फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में ऐसा हम कर सकते हैं। एज यू नो सी इज़ ओल्ड एंड इन्फर्म, और जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी जो सासू माँ है वो काफ़ी क्या है, बूढ़ी भी है, और इन्फर्म यानी वृद्धावस्था के कारण से उसकी शारीरिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई है। सी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो ज़्यादा लंबे समय ज़्यादा टाइम तो निकालने वाली है नहीं, कहने का मतलब वो कमज़ोर हो गई है, जल्दी वो क्या हो जाएगी, स्वर्गलोक में पधार जाएगी। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, और उसके जाने के बाद में, कहने का मतलब उसके मरने के बाद में हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, सासू माँ के मरने के बाद में स्टोर रूम बना लेंगे। मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड होल्टिंगली, होल्टिंगली का मतलब होता है रुक रुक के, यानी बार बार अपनी बात पे जोर दे करके वो क्या कर रही थी, रुक रुक के क्या कर रही थी, इस बात को एक्सप्लेन कर रही थी कि इस प्रकार से हम एक बार के लिए स्टोर रूम रख सकते हैं, और बाद में दादी माँ ज़्यादा दिन की सासू माँ ज़्यादा दिन की है नहीं, इसको जैसे ही वह स्वर्गलोक पधार जाएगी तो हम लोग इसको क्या बना लेंगे, स्टोर रूम में रूप में काम में ले लेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिस्टर मलिक जॉइंड देम, इतने में मिस्टर मलिक वहाँ से जो फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा था वो वहीं पे आ जाता है। इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो टेलीफोन कॉल अटेंड करते समय इस बातों पे ध्यान दे रहा था। ही टू वाज द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, और वो भी अपनी एक ओपिनियन अपना एक सजेशन देते हैं, अपनी एक राय देते हैं कि ये जो रूम है ये जो स्टोर रूम है वो क्या होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, क्योंकि ये बड़ा विशाल, कमोडियस का मतलब एक्सपेंस, वेरी लार्ज, रूमी, स्पेसियस, तो ये जो कॉमोडियस है स्टोर रूम होना चाहिए, जो कैसा होना चाहिए, कॉमोडियस होना चाहिए, सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। ट्रंक्स का मतलब यहाँ पे
संदूक या जिसको अपन बक्सा जिसको बोलते हैं उसको हम फ्रीली यानी आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। देन इट इज़ आल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी। और दूसरी बात इसके लिए हमारे लिए एक सुविधा और रहेगी कि हम रूम को आसानी से क्या कर सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8। इस प्रकार से डिसाइड किया गया कि रूम जो किचन के एडजेसेंट यानी जो पास वाला जो स्टोर रूम है, एक वो 10/8 का स्टोर रूम है, लेकिन वो रूम बोल रहे हैं क्योंकि वो रूम के रूप में काम में लेना चाहते हैं। 10/8 the courtyard would be little narrower but that did not matter much। जो कोर्टयार्ड यानी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये कोर्टयार्ड यानी जो हमारा आंगन होगा वो कुछ थोड़ा सा नैरोवर यानी संकरा हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, डजेंट मैटर, कोई इश्यू नहीं है इसको लेकर के। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ द कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम, कि जैसे बड़े शहर में बड़ी सिटी के अंदर जैसे अपन लोग मकान बनाते हैं तो निगम से हमको क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल यानी सहमति पत्र लेना पड़ता है, स्वीकृति लेनी पड़ती है। उसके लिए वो पहले क्या कर चुके थे, अप्रूवल के लिए फॉर्म को सबमिट कर चुके थे। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। और मिसेज मलिक बहुत ही अनटायरिंग यानी बिना थकने वाली इस प्रकार से वो इंटरेस्ट लेती है कि उसको किसी प्रकार की मकान की देखभाल करने में बनते समय, कंस्ट्रक्शन यानी मकान बनते समय वो इस प्रकार से उसकी देखभाल करती है, इतना इंटरेस्ट रखती है कि किस प्रकार से उसका मकान बनाया जा रहा है। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विथ हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। और उसको देखा जा सकता है कि वो पूरे दिन कंस्ट्रक्शन के समय पूरे दिन भर अपना मकान जहाँ पे बन रहा था उसके पास में धूप के अंदर अम्ब्रेला यानी छत्ता लिए हुए वहाँ पे खड़ी रहती थी और क्या करती रहती, शी सुपरवाइज एवरी डिटेल। और प्रत्येक सुपरवाइज का मतलब प्रत्येक जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा था मकान का उसकी हर एक डिटेल रख रही थी। एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स एंड अदर्स। और कई बार तो वो मेसन्स यानी मिस्त्रियों को भी अपना हाथ मंटाने में सहयोग करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। और वो सबसे पहले जहाँ पे मकान बन रहा था वहाँ पे सबसे पहले पहुँचती थी और सबके जाने के बाद में अपने घर जाती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड। जैसे ही कंप्लीट हुआ उसका घर बन करके मिसेज मलिक का और मिस्टर मलिक का, मिसेज मलिक इंसिस्टेड, मिसेज मलिक जो श्रीमती मलिक महोदया है वो इस बात पे जोर देती है कि दैट शी वुड हैव ए न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि उस घर के लिए मैं पुराना जो फर्नीचर है वो नहीं लेके आऊँगी, मेरे को नए फर्नीचर की आवश्यकता है। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर इंटर द न्यू हाउस नॉट ए पीस ऑफ इट, कि वो कभी भी एक पीस भी क्या नहीं करेगी इस कमरे के अंदर पुराने फर्नीचर को लेकर के नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और इस लेसन को एक बार आपको दोबारा पढ़ना है। ग्लोसरी जितनी भी आपकी गाइड के अंदर जो कोई भी आपको बुक के अंदर प्रोवाइड है वो आप अच्छी तरह से याद करेंगे। और बुक के अंदर जो ग्लोसरी आपको अभी मैंने पढ़ाई है उसको होम असाइनमेंट के रूप में कॉपी में नोट करना और याद भी करना अच्छी तरीके से। कभी भी मैं आप लोगों से कॉपी अपनी मंगवा सकता हूँ और चेक भी कर सकता हूँ। तो अपना जो जितना भी आपको होम असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है वो सब कंप्लीट रखें। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।